हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? आज के इस वीडियो में हमें डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। इट मींस हम कह सकते हैं कि हम आज जो डेमोक्रेसी के जो एडवांटेज हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी हुई है, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से आर्गुमेंट किए जा सकते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। इट मींस डेमोक्रेसी कुछ अच्छी बातें होंगी तो उनको हमें यहाँ स्टडी करना है। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी के एडवांटेज भी कह सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इस हेडिंग के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन बनेगा आपका, write the advantages of democracy. Write any three advantages of democracy. ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन और बनेगा, write any three arguments. Write any three arguments for democracy. यहां पर गिव एनी थ्री आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? तो क्वेश्चन होगा आपका, वाई वी प्रिफर डेमोक्रेसी, देन other form of गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि हम डेमोक्रेसी को दूसरी गवर्नमेंट से अधिक पसंद क्यों करते हैं। दुनिया में और भी तो गवर्नमेंट है जैसे मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, लेकिन हम डेमोक्रेसी को अधिक पसंद क्यों करते हैं? इट मींस इसकी कुछ अच्छी बातें होंगी, तो आपको यहाँ पर इसके एडवांटेज को यहाँ पे लिखना है। एक क्वेश्चन और बनेगा इसके ऊपर, why we consider democracy a best form of government than other alternative। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया में और भी गवर्नमेंट होती है, जैसे मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन हम उन सभी गवर्नमेंट में से डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी गवर्नमेंट क्यों कंसीडर करते हैं? इट मींस इसकी कुछ अच्छी बातें होंगी, इसका कुछ एडवांटेज होंगी। तो इन क्वेश्चन में आपको डेमोक्रेसी के एडवांटेज को लिखना है। क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछा जाए, लेकिन आपको डेमोक्रेसी के एडवांटेज लिखने हैं इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी के कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, it is based on the principle of equality. It is based on the principle of equality. डेमोक्रेसी जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या कहता है? डेमोक्रेसी के अंदर सभी पर्सन इक्वल होंगे। डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी पर्सन के साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अब डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है कास्ट के ऊपर, चाहे कलर के ऊपर, चाहे जेंडर के ऊपर, चाहे आपका रिलीजन के ऊपर, यहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी पर्सन यहाँ पर इक्वल होंगे। तो यहाँ डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सभी लोग कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाता है और किसी के साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। ये इसका एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 2, इट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है, जैसे राइट टू इक्वलिटी,
राइट टू फ्रीडम, इस तरह के 6 प्रकार के राइट लोगों को दिए जाते हैं एंड यहाँ पे सभी लोगों को दिए जाते हैं और यहाँ किसी लोगों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता। तो डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है? डेमोक्रेसी लोगों को फंडामेंटल राइट्स देती है, लोग इन राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, गवर्नमेंट इन राइट्स को छीन नहीं सकती एंड इनकी प्रोटेक्शन कौन करता है? इनकी प्रोटेक्शन करता है जुडिशरी। तो डेमोक्रेसी का ये एडवांटेज है कि यहाँ पे लोगों के पास में क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 3, डेमोक्रेसी में आपको मालूम है कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस के ऊपर हम एक पॉइंट को निकाल सकते हैं, पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। ऑफ देयर ओन चॉइस। यहाँ पीपल के पास में क्या है? चॉइस है कि वो अपनी पसंद के लीडर को चूज कर सकते हैं। उन्हें जिस लीडर को चूज करना है उसे वो चूज कर सकते हैं एंड उन्हें ये चूज करने का राइट किस तरह से मिलता है? उन्हें चूज करने का राइट जो मिलता है वो इलेक्शन के द्वारा से मिलता है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि एक बार आपको राइट मिल गया, आपने अपने पसंद के लोगों को इलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक बार राइट नहीं मिलता। यहाँ पे लोगों को समय समय पर राइट मिलता जाता है कि वो अपने पसंद के लोगों को चूज कर सके, क्योंकि इंडिया में क्या होता है? इंडिया में समय समय पे इलेक्शन होते हैं, तो उनको जो राइट समय समय पे मिलता है कि वो अपनी पसंद के लीडर को चूज कर सके। एंड यहाँ पे इसका एक बेनिफिट और है, अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जो लीडर चूज किया था वो अच्छा नहीं है, तो पर्सन उस लीडर को चेंज भी कर सकते हैं। पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन ए पीसफुल मैनर। यहाँ पे पीसफुल मैनर क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्शन के द्वारा से लोग उसे शांतिपूर्वक हटा सकते हैं। यहाँ पर किसी पर्सन को हटाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, आप शांतिपूर्वक जाइए एंड इलेक्शन के द्वारा से आप उसको शांतिपूर्वक हटा दीजिए। तो इस तरह से आप उस लीडर को शांति से हटा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का फीचर क्या है? यहाँ पर लोगों को राइट मिलता है कि वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं एंड जो राइट उन्हें समय समय पर मिलता है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन जो है टाइम टू टाइम होते हैं। इसमें एक बात और थी कि लोग अपने इस रिप्रेजेंटेटिव को हटा भी सकते हैं, वो भी शांतिपूर्वक। तो ये इसका डेमोक्रेसी का एडवांटेज है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन कैसे होते हैं? वो डिसीजन बेस्ट क्वालिटी के डिसीजन होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए गए थे वो बेस्ट क्वालिटी के क्यों थे? तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी जो बेस्ड होती है किस पे बेस्ड होती है? कंसल्ट पर एंड डिस्कशन के ऊपर। यहाँ पर लोगों से कंसल्ट किया जाता है एंड डिस्कस किया जाता है। डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन बड़ी फास्ट तरीके से नहीं लिया जाता। यहाँ पर डिसीजन लेने से पहले लोगों से कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, डिबेट की जाती है, तब जाके हम डिसीजन को लेते हैं। जब इतने सारे पीपल किसी डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा? डिसीजन में गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, डिसीजन आपका बेस्ट क्वालिटी का होगा। डेमोक्रेसी में इतने सारे लोगों से हम कंसल्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं, परामर्श करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो क्या होता है कि जो डिसीजन हम लेना चाहते हैं उसकी सारी चीजें हमें मालूम पड़ जाती हैं। इसके द्वारा से हमें उस डिसीजन में गलतियां भी मालूम पड़ जाती है कि इस डिसीजन में कौन सी गलती है, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में जब इतने सारे लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, तो क्या होगा? इसमें देर लग सकती है, लेकिन देर तो लगी, लेकिन हमारा डिसीजन कैसा हो गया था? हमारा डिसीजन बेस्ट क्वालिटी का डिसीजन हो गया था। इसीलिए डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। लोगों को मालूम है डेमोक्रेसी ने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिसीजन लिया था। डेमोक्रेसी ने जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्या है कि मीटिंग की जाएगी, डिबेट की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, ये एक पूरा प्रोसीजर है। तो डेमोक्रेसी इस प्रोसीजर को फॉलो करके डिसीजन को लेती है, इसी वजह से लोग उसको मानते हैं। लोग ऐसा नहीं बोलते कि आपने डिसीजन जो लिया, आपने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया, हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसा तो सिर्फ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है, क्योंकि वो डिसीजन को फास्टली लेते हैं एंड वो किसी से कंसल्ट भी नहीं करते हैं। तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि इसमें
बेस्ट क्वालिटी का डिसीजन होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के डिसीजन क्यों होते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि वो डिसीजन लेने से पहले लोगों से डिबेट की जाती है, मीटिंग की जाती है, कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। जब इतनी लंबी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो क्या होता है कि इसमें हर पॉसिबल एरर को हम दूर कर सकते हैं, इसीलिए डिसीजन आपका बेस्ट क्वालिटी का हो जाता है। डेमोक्रेसी का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप यहां लिख सकते हैं डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब है जवाब देह सरकार। जवाब को हम कहते हैं आंसर, एंड इसका मतलब क्या? देना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आंसरेबल। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज आंसरेबल टू द पीपल। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर डेमोक्रेसी is an accountable form of government because democracy is answerable to people for its work या एक्शन। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्यों है? डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है लोगों के प्रति आंसरेबल होती है, उससे लोगों को आंसर देना होता है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं एक डेमोक्रेसी से एंड दूसरी नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जैसे कि आपकी मोनार्ची या फिर डिक्टेटरशिप, इसमें क्या होता है? इसमें जो रूलर्स होते हैं वो अकाउंटेबल हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या वर्ड लगा? हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है उनकी मर्जी के ऊपर। अगर वो अकाउंटेबल है तो भी ठीक है, अगर अकाउंटेबल नहीं है तो लोग उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसे तो लोगों के प्रति आंसरेबल होना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। एंड इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जवाबदेह सरकार। जवाब को हम कहते हैं आंसर, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी को आंसर देना है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं आप डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स वर्क या फिर एक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अकाउंटेबल होती है, तो इसे हम एक एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है चाइना के बारे में। चाइना में क्या हुआ? 1958 से लेकर 1961 के बीच में वहां पर एक फेमाइन आया। ये फेमाइन वर्ल्ड का एक बहुत वर्स्ट फेमाइन कह सकते हैं आप इसे। बहुत बेकार फेमाइन था, बहुत बुरा फेमाइन था ये। इसमें लगभग 3 करोड़ पीपल की डेथ हो जाती है। इस एग्जांपल में हम 2 देश को कंपेयर करते हैं, एक इंडिया को एंड एक चाइना को। चाइना में आपने देखा कि फेमाइन आया एंड चाइना में 3 करोड़ पीपल की डेथ हो गई। वहां पे गवर्नमेंट ने लोगों का ध्यान नहीं रखा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से अच्छी नहीं थी। दोनों देश इकोनॉमिक कंडीशन में कैसे लगभग समान है, फिर भी इंडिया के अंदर इस तरह अकाल नहीं पड़ा जिसमें इतने सारे लोग मारे गए हों। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है चाइना में जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज एंड इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज में क्या है? डिफरेंस है। अब डिफरेंस होने की वजह से दोनों देशों की कंडीशन कैसे हो चुकी है? अलग अलग हो चुकी है। चाइना में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता, मीन्स वहां पर कई सारी पार्टी होती, या वहां पर अपोजिशन होता, या वहां पर मीडिया इंडिपेंडेंट होती, तो क्या होता? मीडिया गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करती, अपोजिशन पार्टी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती, तो लोगों को मालूम पड़ सकता था कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में मीडिया भी इंडिपेंडेंट है एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी है। अगर इस तरह की कंडीशन यहाँ पे इंडिया के अंदर होती एंड गवर्नमेंट उसका ध्यान नहीं रखती, तो यहाँ पे मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती, इसी तरह से जो अपोजिशन है वो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता, तो लोगों को पता चल सकता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। तो दोनों देश की पॉलिसीज कैसी हैं? डिफरेंट है। आपने चाइना की केस स्टडी में देखा था कि चाइना एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है।
लेकिन इंडिया एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी वजह से इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो लोगों की नीड्स का ध्यान रखती है, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के प्रति आंसरेबल होती है, तो उसे लोगों की नीड्स का ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू deal with differences and conflicts। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो डिफरेंसेस हैं एंड जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटीज को इजीली एकोमोडेट कर सकती है। तो यहां पे लिखा जा सकता है इट कैन एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। आपने नोटिस किया होगा इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके रीजन कैसे हैं, अलग अलग हैं। वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी कास्ट भी अलग है, उनका रिलीजन भी अलग है, उनके सोचने का तरीका भी अलग है। तो इंडिया के अंदर कई प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। लोगों की कास्ट अलग है, लोगों का धर्म अलग है, एंड लोग अलग अलग प्लेस से बिलोंग करते हैं, एंड उनका सोचने का तरीका भी अलग है। इतनी डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक ग्रुप के जो प्रेफरेंस हैं वो दूसरे ग्रुप से कैसे हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक ग्रुप के प्रेफरेंस दूसरे ग्रुप से कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनमें लड़ाई हो सकती है। तो इस लड़ाई को, इस कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि एक ग्रुप जो काफी बड़ा है एंड पावरफुल है वो क्या करे, दूसरे ग्रुप को जो छोटा है एंड पावरफुल नहीं है, जो ग्रुप पावरफुल है वो अपनी शर्तों को इससे मनवा ले। यानी कि ये ग्रुप क्या करेगा कि ये ग्रुप अपनी शर्तों को इसके ऊपर लागू कर देगा एंड इसे शर्तों को मानना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। लेकिन जब हम इस तरीके को अपनाते हैं तो क्या होगा, सोसाइटी के अंदर कभी भी शांति नहीं आ सकती है, सोसाइटी के अंदर रिसेंटमेंट होगा। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी। तो यहाँ पे नाराज कौन होगा, नाराज वो लोग होंगे जिनके ऊपर शर्तों को लागू कर दिया गया था, यानी कि स्मॉल ग्रुप नाराज होगा। तो इस कंडीशन में कई सारे ग्रुप साथ साथ नहीं रह सकते एंड आपके देश का डिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, इंडिया के अंदर इतनी सारी कास्ट है, इतने यहाँ पर रिलीजन है, लेकिन फिर भी देश का डिवीजन नहीं हुआ। तो डिवीजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक रह सकते हैं। शांतिपूर्वक क्यों रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी दोनों ग्रुप के बीच में शांति कायम करती है, लोग यहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर एक बात होती है कि नो वन इज परमानेंट विनर या फिर लूजर। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमेशा जीतता रहे, या ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हमेशा हारता रहे। इसी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसे कभी जीतने का चांस नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ स्मॉल ग्रुप को भी चांस मिल सकता है कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी लोगों के बीच में एकोमोडेशन करती है। एकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य, जिससे लड़ाइयां कम हो। आई होप आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था डिफरेंसेस, डिफरेंस को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है दो चीजों का सेम टू सेम ना होना। आपने देखा था इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनका रीजन भी अलग अलग है, उनकी कास्ट भी अलग है, उनके धर्म भी अलग अलग हैं। एंड यहाँ पे देखा था कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है मतभेद या विवाद, यानी कि लड़ाइयों को दूर कैसे कर सकते हैं, लड़ाइयों को दूर कर सकते हैं दो ग्रुप के बीच में सामंजस्य क्रिएट करके। तो क्या होता है, इंडिया के अंदर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। इसलिए बोला गया डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। डिफरेंस मींस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से कैसे डील करना है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दूर करना है, ये डेमोक्रेसी काफी अच्छे तरीके से करती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी enhance dignity
ऑफ सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है गर्मा, इट मीन्स रेस्पेक्ट। डेमोक्रेसी लोगों की रेस्पेक्ट को मेंटेन करके रखती है। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाती है। डेमोक्रेसी लोगों की रेस्पेक्ट को कैसे इंक्रीज करती है, तो आइए देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में एक तो सोशल इक्वलिटी होती है। इसका मतलब है सोसाइटी में सभी लोग कैसे इक्वल हैं, यानी कि यहां पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में लोगों की कास्ट, चाहे बड़ी कास्ट हो चाहे छोटी कास्ट हो, उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इसी तरह से डेमोक्रेसी में एक बात और है, यहां पर पॉलिटिकल इक्वलिटी भी होती है। इसका मतलब होता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता, इसका सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पर लोगों के पास में क्या होता है, यहाँ पर लोगों के पास में राइट होता है वोट देने का, राइट टू वोट। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, चाहे कोई पर्सन पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, उनके पास में राइट टू वोट होता है एंड उनकी वोट की वैल्यू भी एक होती है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों की रेस्पेक्ट को इनहेंस करती है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी कास्ट के लोगों को ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं एंड छोटी कास्ट के लोगों को कम राइट्स दिए जाते हैं, तो डेमोक्रेसी में कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि उनकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है। इसी तरह से डेमोक्रेसी के अंदर जो रिच पर्सन है एंड जो पर्सन एजुकेटेड है उनको वोट देने का राइट दिया जाए, एंड जो पर्सन पुअर है एंड जो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है उनको वोट देने का राइट ना दिया जाए, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि हमारी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी सभी लोगों की रेस्पेक्ट करती है। कैसे? सभी लोगों की रेस्पेक्ट को इंक्रीज कर देती है। किस तरह से? क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी लोग कैसे इक्वल हैं, सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं है एंड यहाँ पर सभी को राइट टू वोट है। सभी प्रकार से लोगों को उसने इक्वल कर दिया। तो इस तरह से डेमोक्रेसी सब लोगों की रेस्पेक्ट को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू चेंज मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी हमें अपनी मिस्टेक्स को सही करने का चांस देती है। वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट हो एंड उन गवर्नमेंट से मिस्टेक्स ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। सभी प्रकार की गवर्नमेंट में मिस्टेक्स हो सकती हैं। डेमोक्रेसी इसकी गारंटी नहीं देता कि यहाँ पर कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। लेकिन डेमोक्रेसी में एक बात है कि अगर यहाँ कोई मिस्टेक हो गई है तो लोगों से ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी एंड लोग उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने किसी ऐसे लीडर को चूज कर लिया जो उनकी नीड्स का ध्यान नहीं रखता। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें लगा कि ये लीडर जो है हमारी नीड्स का ध्यान नहीं रखता एंड जो डिसीजन को भी सही नहीं लेता, तो लोग उसको चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में या तो लीडर चेंज होगा या फिर डिसीजन चेंज होगा। आइदर द रूलर have to change their decision or ruler can be changed. Rulers can be changed. या तो रूलर अपना डिसीजन चेंज कर ले या फिर रूलर को चेंज किया जा सकता है। इस तरह से हम डेमोक्रेसी के अंदर अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। अगर रूलर अपनी मिस्टेक्स को सही नहीं कर रहा तो आप उस रूलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे डेमोक्रेसी के। इसी के साथ में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी या फिर आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।